ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं। हो सकता है आप जिस घर में आज रह रहे हो वो आपको बहुत ज्यादा पसंद ना हो, आप एक नया घर लेना चाहते हो सकता है कोई इंसान आज रेंट पे रह रहा हो और वो अपना खुद का घर लेना चाहता है। अच्छा, आपको पता है इंडिया के अंदर आपको कितना जरूरी है ना अपना खुद का घर होना चाहिए। एक तो एक बहुत प्राउड की फीलिंग होती है कि अपना घर है, दूसरी चीज आपको शादी करनी है, भाई लड़के का घर अपना होना चाहिए, राइट। सो रेंट पे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें फेस भी करी होंगी और आप आसपास भी देखते हो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा स्टेटस होता है अगर अच्छा घर हो तो एक घर होना आज की डेट में लग्जरी नहीं रह गई, एक नीड है और नीड हमेशा से भी थी, बट एक अच्छा घर होना डेफिनेटली लोगों की प्रायोरिटी होती है। तो अब यंग एज के अंदर, क्योंकि बहुत सारी लोग हैं और इंडिया के अंदर भी आप ज़्यादातर लोग देखोगे तो यंग है आज की डेट में, तो हमारे पास यूथ बहुत है और यूथ क्या चाहता है कि हम अपना घर कैसे लें, इसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आज इस वीडियो के अंदर ना हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और आपको मैं सॉल्यूशंस दूंगा कि आप अपना घर कैसे खरीद सकते हो विद पीस ऑफ माइंड। आपके ऊपर बर्डन कम से कम पड़े और आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जानो कि अगर आपको अपना घर बनाना है तो वो आप कैसे बनाने वाले हो, उसके लिए पैसा कैसे आएगा, कैसे आपका अपना घर बनेगा, आपका घर कितने का होना चाहिए, अगर आपको घर पर लोन लेना है तो वो कितने का लेना चाहिए, एंड बहुत सारे बिल्कुल आप कह सकते हो कि बारीक पॉइंट्स हैं बट ये आपके काम लाइफ टाइम आएंगे। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत वैल्यूएबल है पर इसी तरीके की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको लगातार मिलती रहती है। और अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो आप ऐसी वीडियोस मिस कर देंगे। अब क्लिक कर दिया होगा आपने, हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम यंग एज की बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपना घर खरीदोगे। अब उससे पहले कुछ बातें मेरे को करनी जरूरी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। नंबर 1, आपको जो आप घर लेना चाहते हो वो क्यों लेना है, वाई। ये वाई का आपको ना एक सॉलिड रीजन पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी काम करने के लिए निकल रहे हो आपको क्यों करना है वो काम। आज आप रेंट पे रह रहे हो, अपना घर होना चाहिए, ये आपका रीजन है। आपका रीजन ये है मैं छोटे घर में रह रहा हूँ, एक और अच्छा घर होना चाहिए, या मैं माँ बाप के साथ रह रहा हूँ मुझे तो अपना घर लेना है। सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कि आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आपको अपना एक अलग घर लेना है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सो आपका रीजन, आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट, आज हो सकता है आप एक यंग एज में हो, मैं आपकी बात मान के चलता हूं कि आप यंग हो, आज आपकी हो सकता है नई नई जॉब लगी हो और आपके पास कुछ पैसा आना शुरू हुआ, आपके पास पैसा बचना शुरू हुआ, अब आपको लगा यार मैं लोन लेके ना घर ले लेता हूं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, सेम माइंडसेट रखते हैं। पर यहां पर मैं क्या कहना चाहूंगा आपको ये देखना है ये जो जॉब है आपकी, ये आपकी कितनी परमानेंट है, कितनी स्टेबल जॉब है आपकी। स्टेबल इन द सेंस कि आप जहां काम कर रहे हो, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वहीं काम करोगे, या हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपकी कंपनी आपको ट्रांसफर करके कहीं और भेज दे, आपको बोल दे नहीं जी अब तो आपको बैंगलोर जाना है। सो आप दिल्ली रह रहे थे, आप बैंगलोर चले गए। अगर ऐसा है तो अगर आपने एक जगह पे घर ले लिया तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्यों? आपने घर तो ले लिया, अब आपको ट्रांसफर होना है, आपने घर खरीदते हुए स्टैम्प ड्यूटी पे करी, ब्रोकरेज चार्जेस पे करे, और फ्लैट के साथ जब आप फ्लैट्स खरीदते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमेशा एप्रिसिएशन की बात करते हैं, रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन आता है। भाई फ्लैट्स ना पुराने होते रहते हैं, जैसे गाड़ी पुरानी होती है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा उसके पैसे कम हो जाते हैं, ऐसे गाड़ी के पैसे कम होते हैं, पर जितनी तेजी से लैंड की या अपने घर की जो रेट बढ़ते हैं, प्राइस एप्रिसिएशन होती है, उतनी जल्दी फ्लैट्स की नहीं होती। फ्लैट्स पुराने हो जाते हैं, कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। तो आपको ये समझना है अगर आपने कहीं पैसा डाल दिया तो हो सकता है वो पैसा बढ़े भी ना। तो बिफोर यू टेक अ डिसीजन टू बाय योर ओन हाउस यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि भैया जहां से पैसा आ रहा है, जो जॉब कर रहे हो वो कितनी स्टेबल है, जिस प्रोफेशन में आप हो वो कितना स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस कि आप यहीं पर रह के काम करोगे, क्योंकि आप जिस भी घर को खरीद रहे हो, ऐसे पॉइंट नंबर 3 आता है, अगर आप उस घर में अगले कम से कम 10 से 15 साल नहीं रहने वाले तो आपका विजन होना चाहिए जो मैं घर खरीद रहा हूं इस घर में मुझे कम से कम 10 साल गुजारने हैं। ये अलग बात है आप ना गुजारो, आपको लगे कि यार मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं और अच्छा ले लूंगा, बट यस एक लोकेलिटी में एक जगह पर आप एक चीज खरीद रहे हो तो कम से कम 10 साल तो रहोगे वहां पे। अगर 10 साल के लिए भी नहीं रहना तो फिर तो घर नहीं खरीदना आपने, समझ रहे हो। सो इसके आंसर आपको खुद से देने, क्योंकि घर खरीदना बहुत पर्सनल चीज है यार, किसी के सिर्फ बोलने पे जाके आप नहीं खरीद लोगे। किसी चाची ने ताऊ ने आपको बोल दिया कि जाके भाई तो अपना घर ले ले अब, तो आप घर ले लोगे, ऐसा नहीं होता। आपको देखना है अपने हिसाब से, इट इज वेरी पर्सनल टू यू, क्योंकि बहुत मोटा पैसा लगता है घर खरीदने में।
लोगों की जिंदगी भर की पूंजी लग जाती है घर खरीदने में। सो ये इंपॉर्टेंट था। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहां पर आता है। अगर आपने घर खरीदना है, एग्जाम्पल के लिए आपको एक 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पसंद आ गई, ये एग्जाम्पल है, हो सकता है 1 करोड़ की पसंद आई हो सकता है 30 करोड़ की पसंद आई हो सकता है 20 लाख की पसंद आई हो। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मेरा एग्जाम्पल है कि आपने 30 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी पसंद कर ली, आप इसे खरीदना चाहते हो। तो आपने देखा जी हाँ जी मेरी जॉब स्टेबल है, मैं इसमें 10 साल भी रहना चाहता हूँ और मुझे खरीदना है, वट एवर योर रीजन इज। अब मैं कहूँगा यहाँ पर आ जाता है कि आपके पास इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का कम से कम 20% एज अ डाउन पेमेंट होना चाहिए। 20% डाउन पेमेंट आपके पास होना चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक जब वो घर खरीदने जाते हैं। 30 लाख की कोई चीज़ है, पसंद आ गई। अब पहली बात तो हमने इससे पहले बात करी थी डेस्परेट डील्स की, या फिर हमने बात करी थी आपको नेगोशिएट करना चाहिए। बट अगर आपको चीज़ पसंद भी आ गई, आपने उसे 30 लाख का पसंद भी कर लिया, 30 लाख उसकी मार्केट वैल्यू, आप 30 लाख का ले भी रहे हो, तो लोग क्या कहेंगे और लोग क्या गलती करते हैं कि 10% इसका कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज करते हैं, पैसे होते नहीं है। 30 लाख का 10% 3 लाख रुपए होता है, क्योंकि बैंक आपको पूरे का लोन तो देगा नहीं। बैंक कहेगा जी मैं 90% तक का लोन दे दूंगा, मतलब 27 लाख का मैं लोन दे देता हूं और 3 लाख रुपए आपको अपनी जेब से डालने हैं। तो लोग क्या कहेंगे, भाई 10% हम अरेंज कर लेंगे। अब वो किसी मौसा से करें, ताऊ से करें, चाचा से करें, वो ये 3 लाख रुपए भी किसी से ब्याज पर जाकर ले आते हैं। अब प्रॉब्लम में कहां फंस जाते हैं लोग, 27 लाख रुपए की ईएमआई भी देनी है और ये जो 3 लाख रुपए है ना, ये तो बहुत महंगे ब्याज पे लेकर आते हैं, 2% महीना, 3% महीना। आपको पता होगा इंडिया के अंदर, गांव के अंदर लोग 2-2, 3-3, 5% महीने के ऊपर ब्याज पे पैसे लेते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा होता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि लोगों को हो सकता है लगे ऐसा नहीं होता होगा, पर लोग इससे ज़्यादा परसेंटेज पर भी ब्याज पे पैसे लेते हैं। तो मतलब आप सोचो कि वो कितनी मजबूरी में, या उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो ये पैसे को अरेंज कर लेते हैं, बस हमारे पास अपना घर होना चाहिए। सो एक इमोशनल फीलिंग बहुत ज़्यादा अटैच है इस चीज़ से। तो गलती क्या हुई, ये 10% था नहीं, ये भी अरेंज हुआ, ये बैंक का लोन भी अरेंज हुआ, चलो घर तो अपना आ गया, अब जैसे तैसे देख लेंगे। ये देखने वाला नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो मेंटल स्ट्रेस कितनी ज़्यादा हो सकती है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है ना, तो जो मेन होते हैं ना वो खुल के बोल नहीं पाते। आपने बहुत कम जो मेल होते हैं उन्हें रोते हुए देखा होगा। आप लड़कियों को बहुत देख लोगे कि इमोशनल होती है, रो जाती हैं, रो दिया इमोशंस निकल गए। बट जो मेन होते हैं ना वो रो नहीं पाते। और फाइनेंशियल क्राइसिस ना इंसान को अंदर से तोड़ देती है, उसका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाता है। और मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ भी हो जो मेरे चैनल पे हमें सुनता है। हमारा काम है आपको बेस्ट एडवाइस देना, बेस्ट तरीके से गाइड करना। सो यहाँ पर क्या है, आपके पास अगर 20% डाउन पेमेंट होगी पहले से, सो आप प्रिपेयर्ड हो। ये क्या दिखाता है कि आप प्रिपेयर्ड हो। अब प्रिपेयर्ड हो 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेने के लिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि आप जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो आपकी लगभग 5 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम के आसपास होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ा फेयर एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर आप एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपये कमाते हैं, आप हर महीने के 50,000 कमाते हैं, अगर मैं इसे इंटू 12 कर दूं तो एक साल का आप 6 लाख रुपए कमाते हो, इंटू 5 30 लाख रुपए। सो आप 30 लाख का घर कब अफोर्ड कर सकते हो, जब आप 50,000 महीना कमाते हो। और अगर आप 50,000 महीना भी नहीं कमाते, बड़ा इसे ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि आप इस बात पे बुरा माने, बट ये सच्चाई है। अगर आप 50,000 भी महीने का नहीं कमाते तो आप 30 लाख का घर अफोर्ड नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? आप कोई ऐसे कैसे नहीं कर सकते जी, हम तो कर लेंगे। तो मैं आपको उसका ना प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ। हर चीज़ का ना मेरे पास प्रैक्टिकल आंसर है। आप क्यों नहीं कर सकते, पहले मैं उसका आंसर देता हूँ। आप 50,000 भी नहीं कमाते, अगर आप कहते हो जी मैं 30,000 कमाता हूँ, नहीं जी मैं तो 30 लाख का घर ले लूंगा, कल को ये हो जाएगा, कल को क्या होगा वो कल देखेंगे यार। कल को आप 30,000 से 3 लाख रुपए महीना कमाओगे तो आप समझो आप साल के कितने कमा रहे हो, आपको इसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जो इंसान 30,000 कमा रहा है वो साल के 3,60,000 कमा रहा है, पर जो 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो 36 लाख रुपए कमा रहा है।
जो 36 लाख रुपए कमा रहा है उसे इंटू 5 अगर आप करोगे तो आप करोड़ से ऊपर की बात कर रहे हो, 1.5 करोड़ से ऊपर की बात कर रहे हो। सो यहां पर आप और बढ़िया लग्जरी घर ले सकते हो। पर अभी के हिसाब से अगर कोई 30,000 कमा रहा है और मैंने बोला वो 30 लाख की घर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर कोई इस बात पे मेरे से एग्री नहीं करता तो मैं आपको उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखाता हूं कि ऐसा क्यों है। उसका रीज़न ये है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक होम लोन कैलकुलेटर खोलता हूं कि आप लोन पर घर ले भी लेते हो, और मैं आप ही की बात लेके चलता हूं। आपने 30 लाख रुपए का घर का लोन ले भी लिया। अब अगर आपका 9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है तो आप ये समझो कि भैया 26,000 27,000 की तो किश्त आ गई। अगर मेरी 27,000 की किश्त आ गई और मैं 30,000 कमा रहा हूं तो क्या 3,000 रुपए में घर का खर्चा चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपके पास होम लोन के अलावा भी घर का खर्चा है, राशन है, घर में बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, उनकी मेडिकल इमरजेंसी कुछ हो सकती है, आपको सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। सो अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना कि 5 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम या फैमिली एनुअल इनकम भी ले सकते हो। अब मान लीजिए आप भी कमाते हो, आपके पापा भी कमाते हैं। अगर आप मुझे यहाँ पे बोलते हो जी मैं तो 30,000 कमाता हूँ पर मेरे फादर भी 30,000 कमाते हैं, अब आपकी एनुअल इनकम जो होगी फैमिली की वो 60,000 के हिसाब से निकलेगी। आप उसे 60,000 इंटू 12 कर दोगे, 7,20,000 रुपए आपकी एक साल की इनकम आ गई, और इंटू 5 आप कर दोगे तो ये 35 लाख से ऊपर का अमाउंट हो गया आपका प्लस। तो आप आराम से 30 लाख का घर अफोर्ड कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? इट टोटली डिपेंड्स आपकी फैमिली एनुअल इनकम कितनी है। अगर आप फैमिली के अंदर उस फैमिली के लिए घर ले रहे हो, अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हो तो आपकी इंडिविजुअल इनकम कंसीडर होगी। सो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि 5 गुना एनुअल इनकम के हिसाब से ही आपको अपना घर प्लान करना चाहिए। और अब पॉइंट नंबर 4 क्या था, थोड़ा सा मेसी हो गया, बट पॉइंट नंबर 4 था कि 20% डाउन पेमेंट का पैसा मेरे पास होना चाहिए। अब अगर आपके पास 30 लाख के घर का 20% मतलब 6 लाख रुपया है, तो अब लोन कितने का लेना पड़ेगा? अब लोन सिर्फ 24 लाख रुपए का लेना पड़ेगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। हमने बात करी थी एक आदमी 50,000 रुपए महीना कमा रहा है तो वो 30 लाख तक के घर को अफोर्ड कर सकता है, और उसने 6 लाख रुपए जोड़ लिया। पहली बात तो 6 लाख रुपए जोड़ लिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ये इनिशियल 6 लाख रुपए या इनिशियल 20% आप जितने का भी घर लेना चाह रहे हो नहीं होगा या नहीं होता है। नहीं होता है तो क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में इसका आंसर दूंगा मैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं इसका आंसर दूंगा कि अगर आज आपके पास वो 20% नहीं है तो आपको क्या करना है, ये आपको समझना है। बट अब कैलकुलेशन समझिए। अगर 50,000 रुपए आप कमा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं 30 लाख रुपए के घर की, तो हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30 लाख में से हमने 6 लाख दे दिया, 6 लाख दे दिया तो मेरा होम लोन का अमाउंट सिर्फ 24 लाख रुपए रह गया। 1 2 3 4 5। और अगर 9% के हिसाब से मेरी किस्त आ भी रही है तो आप देखोगे जो EMI आएगी वो लगभग आप देख रहे हो 21,500 रुपए के आसपास की आ रही है, 21,500-600 रुपए के आसपास। तो अब मेरे पास फिर भी लगभग हाथ में आपके पास 28-29,000 रुपया हाथ में बचेगा घर की किस्त देने के बावजूद भी, जिससे आप शायद घर का खर्चा चला पाओ। ऑल्दो आप जितना भी कमाते हो हमेशा कम पड़ता है। जो आदमी 50,000 कमा रहा है उसके लिए 50,000 भी कम पड़ता है, जो आदमी 5 लाख कमा रहा है उसके लिए 5 लाख भी कम पड़ता है। ये मैं समझ रहा हूँ एक टाइम तक। 5 लाख के ऊपर जब आप बढ़ जाओगे तो आपके पास सफिशिएंट रहेगा। बट यस, वट एवर योर सैलरी इज, ज्यादातर लोगों के लिए हमेशा वो कम होती है। ऐसा होता है नहीं होता, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अब ये आपको मेरी कैलकुलेशन समझ आ गई कि भैया अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो वो आराम से किस्त निकाल लेगा। इसके हिसाब से कैलकुलेशन है कि 5 गुना आपकी एनुअल इनकम से ज्यादा का आपको घर नहीं लेना चाहिए। अब मैंने एक आपको चीज बोली थी यहाँ पर कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ये पैसा नहीं है तो ये कैसे आएगा। आइए इसे समझते हैं। सो अब मेरा सवाल ये आता है कि भैया मेरे पास तो वो 20% है ही नहीं। जो 20% आज हमें घर खरीदने के लिए चाहिए, जो डाउन पेमेंट वाली बात थी, तो इसे अरेंज करने का एक तरीका है। इसे अरेंज करने का तरीका क्या है, आप आज घर लो ही मत। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, हमारा तो टॉपिक यही था कि यंग एज में घर कैसे खरीदें। सो आज मत लो, आप कब लोगे, जब ये 20% अरेंज हो जाएगा। सो हम प्रैक्टिकल चलते हैं। हम कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करते कि एकदम से पैसा बरसेगा आपके ऊपर या गड़ा हुआ खजाना आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं करते। कोई लॉटरी नहीं निकल रही, आप अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो। आप 50,000 रुपये हर महीना कमा रहे थे, आई एग्री विद यू। पर अब आपको क्या करना है इसे समझिए। अगर आप एक छोटा सा काम कर लो जिसे हम SIP बोलते हैं। अभी मेरा गोल था कि मैं 6 लाख रुपया अरेंज कर लूँ, बट अब आपको 6 लाख रुपया अरेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पैसा अरेंज करना पड़ेगा। क्यों, आप समझो। 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, वो 5 साल के बाद 30 लाख की तो रहेगी नहीं।
अगर मैं कहूँ कि 1 साल के बाद वो 10% के हिसाब से बढ़ जाएगी तो अगले साल वो 33 लाख रुपए की हो जाएगी। और 5 साल के बाद रफली आप एक आइडिया लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना, मेरे हिसाब से वो 48 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। सो अगर वो 48 लाख 48 लाख की हो जाती है, बाप रे बाप, बड़ी तेजी से भाग रहे हैं प्रॉपर्टी के प्राइस। ऑल्दो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि आपका जो रियल एस्टेट है अगर वो फ्लैट होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हर साल नहीं होता कि 10% बढ़ता है, बट अगर आपका लैंड है तो 10% के हिसाब से ईजिली बढ़ सकता है। क्यों फ्लैट नहीं बढ़ेगा 10% के हिसाब से, उसका रीज़न बता रहा हूँ। अगर आपने आज एक घर पसंद किया जो 30 लाख का है, वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि फ्लैट जो है पुराने हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से मेरा पॉइंट समझना। आज आपने जो घर पसंद किया जो 30 लाख रुपए का है, आज से 5 साल के बाद सिमिलर घर वो तो निकल जाएगा, बिक जाएगा, पुराना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। वो हो सकता है 48 लाख का ना हो, वो हो सकता है आपको 40 में ही मिल जाए। पर वैसा ही एक नया घर जैसा आज आपको पसंद आया, वैसा ही नया घर उस टाइम पर 48 लाख का होगा, क्योंकि कोई नया बिल्डर बनाएगा, उसे ज़मीन महंगी मिलेगी, हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा, अप्रिशिएट हो जाएगा, इन्फ्लेशन चल रहा है, सीमेंट महंगी हो जाएगी, सरिया महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ 5 साल के बाद 30 लाख की चीज़ 30 लाख की नहीं रहेगी, आप नया लेने जाओगे 48 लाख का पड़ेगा। ओके, अब आपको जो 20% चाहिए भाई साहब, वो 20% जो आपको चाहिए वो अब आपको 30 लाख का नहीं चाहिए, 6 लाख नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए 48 लाख का 20%। आज से 5 साल के बाद खरीदेंगे। सो अगर 48 लाख का 20% में लगाऊं तो आप कहेंगे सर ये तो मोटा मोटा हो गया 9.6 लाख। आपके पास 9.5 लाख रुपए होना चाहिए। अब 9.5 लाख रुपए के लिए मैंने बोला कि यू कैन डू SIP। आइए देखते हैं। सो हम SIP कैलकुलेटर आप नॉर्मली कोई भी खोल सकते हैं, सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट योरसेल्फ। सो मैं बात कर रहा हूं कि आज मत लो, आज से 5 साल बाद ले लेना। आप 3 साल की भी प्लानिंग कर सकते हो, 5 साल की भी प्लानिंग कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं आपको दोनों का एग्जांपल दे देता हूं। अब आप यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। सो अगर आप 11,000 रुपया हर महीने आप SIP में डाल दें और आपको लगभग 16% के आसपास की रिटर्न मिल जाए, सो इसे हम 5 साल करेंगे, तो 5 साल अगर हम टाइम ले लेते हैं तो आपके पास लगभग 10 लाख रुपए होगा। ये देखिए 10 लाख रुपए आ गया। सो यू विल गेट 10 लाख रुपीज़। सो जो मुझे 9.6 चाहिए वो मेरा यहाँ से निकल रहा है, मेरा 20% सिर्फ 11,000 रुपये से आ जाएगा अगर आप 5 साल के बाद लेते हैं। अगर आप यही काम 3 साल में करना चाहते हैं तो आपकी जो किस्त जा रही थी लगभग कितने की जा रही थी, आप यहाँ पर देखो। आप अभी से अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बना लो कि हाँ जी मैं आज से ही EMI की जो किस्त है वो दे रहा हूँ। 21,000 रुपये आ रही है, 21,600। मैं 21,600 ही अगर ले लूँ और ये सिर्फ मैं 3 साल के लिए ले लूँ और 16% के हिसाब से रिटर्न देखूँ तो भी मुझे लगभग 10 लाख रुपया मिल जाएगा। सो आज मैं नहीं लूंगा क्योंकि आज मेरे पास 20% नहीं था, पर मैं 3 साल के बाद ले लूंगा। अब 3 साल के बाद आपके पास 10 लाख आ रहा है। ऑल्दो 3 साल में जो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा वो 48 लाख पे नहीं पहुंचेगी। पहले साल में आपको 33 लाख रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी बढ़ी, हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं एग्जैक्ट। सो 33 लाख प्लस 10%, सो अगले साल आपको पड़ेगी 36.3 की और प्लस 10% 39.93। तो मैंने जैसे आपको बोला था, तो यहाँ पे हमारे पास 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आ गई जिसका 20% होता है 8 लाख रुपया, और 8 से ज़्यादा आपके पास आ गया, 10 लाख रुपए आ गया। अगर आप 3 साल के अंदर सेम अभी से EMI देने की जगह SIP करना शुरू कर देते हो तो हम क्या कर रहे हैं, 20% पैसा पहले जमा कर रहे हैं। ये 20% पैसा SIP में डाल के हम जमा कर रहे हैं। अब कौन सी SIP करें? अगर आप कोई एग्रेसिव म्यूचुअल फंड ले लोगे तो आपको मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज इंडेक्स भी आपको 15% के हिसाब से कई साल से रिटर्न दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए ना एक म्यूचुअल फंड वाली मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आई बटन पे लिंक है, आप जाके प्लीज़ म्यूचुअल फंड वाली वीडियो देखिएगा क्योंकि वो डिटेल में समझाना पड़ता है। वो डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने 3 साल के बाद लिया, रुक गए। आज आप क्यों रुक गए? क्योंकि मेरे पास 20% नहीं था। आज आप प्रिपेयर्ड नहीं थे सर, इसलिए आपने नहीं लिया। अब मेरे पास 20% के हिसाब से 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के 8 लाख रुपए तो एक आ गए। अब आप कहोगे सर सिर्फ 20% ही थोड़ी लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी भी तो लगती है। यस, अगर आप फीमेल के नाम पे लोगे तो आपको 5% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप अगर मेल के नाम पे लोगे इंडिया के अंदर तो 7% की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लो, अच्छा है ना,
सरकार की तरफ से 2% की छूट है। आप कहोगे नहीं नहीं सरकार तो सर पूरा पूरा कमा रही है। तो मोटा मोटा हम 40 लाख रुपए का अगर देखें तो 40 लाख रुपए का इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो आपको 2 लाख रुपए और चाहिए होगा स्टैम्प ड्यूटी का। तो 2 लाख रुपए कैसे आ गया? आपने जोड़ रखा था सर। आपने जब SIP करी थी तो आपने जब पूरा पैसा दिया था, तो अब आपके पास 2 लाख रुपया कहाँ से आ गया? क्योंकि आपने SIP करी हुई थी, आपके पास 10 लाख रुपया है। 8 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट का भी दे दोगे और 2 लाख रुपया आप स्टैम्प ड्यूटी का भी दे दोगे और बाकी का आप लोन ले लोगे। यू विल अप्लाई फॉर द लोन एंड आपका यहाँ पे काम आसान हो गया। बट क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं यार, सिर्फ इतने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकते आप। क्यों नहीं बढ़ सकते? यू नीड टू हैव अ लिटिल मोर फंड। वाई? इसके बाद मेरा 6 स्टेप आ जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, पर मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज ये वीडियो बोरिंग हो, यार क्या लंबी सी वीडियो जा रही है, क्या बातें कर रहे हैं हम। पर जिस इंसान के ऊपर बीतती है ना, जिस इंसान को घर लेना होता है, ये कुछ मिनट की वीडियो ना उसके सालों बचा देगी, उसकी सालों का स्ट्रेस बचा देगी। दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो यहां तक तो मैंने समझा कि मेरे पास 20% आ गया, बट 20% भी काफी नहीं है। आपके पास भाई साहब 12 महीने का EMI का पैसा होना चाहिए। ये आपके पास 12 मंथ्स का EMI का पैसा होना चाहिए। इसे उठा के आप अपनी बीवी के अकाउंट में डाल दो या मम्मी के अकाउंट में डाल दो, जिसका आपके पास डेबिट कार्ड भी ना हो। अगर डेबिट कार्ड है तो उसे तोड़ दो, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है। उसे डाल के उसकी FD करा दो, चाहे कुछ भी ब्याज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे समझने की बात यह है कि भैया मेरी 21,600 रुपये की किश्त है। भगवान ना करे किसी इंसान ने लोन लिया, लोन लेने के बाद उसकी जॉब चली गई, लॉकडाउन हो गया, कोई भी सिचुएशन हो गई, अब एकदम से जॉब मिले ना मिले, हो सकता है 6 महीने घर पे बैठना पड़ जाए। तो मैं कहता हूँ 1 साल का पैसा आपके पास होना चाहिए कि भैया घर तो अपना ही रहे, एक बार ले लिया तो यहाँ पर इंटू 12 करते ही अमाउंट आ गया लगभग 2,60,000 रुपया। ये आपके पास और अलग से होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2,60,000 रुपये और नहीं है तो भी आप घर लेने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो आपने 2,60,000 रुपये उठा के वाइफ के अकाउंट में डाल दिया, FD करा दी और इसे आप भूल गए। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है। एंड हेयर कम्स द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप मेरा ये है कि सर एक गलती बिल्कुल मत करना, जब भी आप लोन लेंगे ना, जितने अमाउंट का लोन ले रहे हो उतने अमाउंट का आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये इंश्योरेंस की बातें मत करो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कई सारे लोगों को नहीं लगती, बट भाई कड़वी बात है, मेरा काम है बोलना, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि 500 रुपये महीने से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, बट अगर आपका कुछ बिगड़ गया तो आपकी फैमिली झेल नहीं पाएगी। बात यह है कि अगर किसी इंसान ने होम लोन लिया है, आपने 24 लाख का होम लोन लिया, मैं कहता हूँ आपके पास 24 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर भगवान ना करे ऐसा, पर अगर किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, आजकल रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो वो घर जो आपने अपनी बड़ी सोच के, सपनों के साथ अपने घर परिवार, जो परिवार के लिए लिया है घर, वो घर जाएगा नहीं। क्योंकि अगर इंसान चला गया, कमाने वाला चला गया, तो भैया घर चला जाता है। सो व्हाट शुड बी देयर, एटलीस्ट जितने का लोन लिया उतने का तो टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और ज़्यादा कभी महंगा नहीं पड़ता, मैं आपको दिखाता हूँ, देखोगे तो समझ आएगा। लोगों को लगता है पता नहीं टर्म इंश्योरेंस कितना महंगा होगा। अगर आप अर्ली एज पे, हम यंग एज के अंदर वीडियो बना रहे हैं कि भाई यंग एज पे आप घर कैसे खरीदे, तो अगर आप यंग एज पे लोन ले लेते हो तो आप ये भी समझो कि यंग एज पे इंश्योरेंस बहुत सस्ता पड़ता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर कोई आदमी 27 साल का है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, 27 साल का इंसान है, स्मोकिंग नहीं करता ठीक है, और सैलरीड है, तो 25 लाख रुपए का, लगभग 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कितने का पड़ेगा, टर्म इंश्योरेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल कोटक का आ रहा है, 25 लाख रुपए का कवर सिर्फ 485 रुपीज़ में, 500 रुपया महीने का। यहाँ पर मैक्स लाइफ का आ रहा है 575। सो ऐसे आप बहुत सारी कंपनियों का कंपेयर कर सकते हो। तो मतलब 500-600 रुपए में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। और इफ़ यू वांट टू चेंज, आप 25 लाख रुपए की जगह भाई अगर आप बढ़ा भी देते हो ना, आप इसे कर दो 55 लाख रुपए, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखो, अगर आप 55 लाख रुपए का भी लेते हो तो सिर्फ 615 रुपए देके हो जाएगा, डबल नहीं हुआ पैसा। तो टर्म इंश्योरेंस जितनी कम एज पे ले लो उतना सस्ता पड़ता है। तो 615 रुपए और डालो। आप 21,600 रुपए की सोचो ही मत, आपकी EMI है, आप 22,200 की मान लो।
बट 22,200 की EMI सोच के आपकी फैमिली सिक्योर हो गई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेते हैं और वो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। आजकल बैंक ही बोलने लग गया कि अगर हम आपको लोन देंगे तो आपको अपना टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि बैंक आपको कभी भी कोई पॉलिसी चिपका रहा है तो बैंक कमा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करो, कमीशंस बचा लो अपनी। मैं तो चाहता हूँ आपकी कमीशंस बचे। सो ये इंपॉर्टेंट था। अब फाइनली अगर आप घर ले रहे हो तो भैया खर्चे कट करने पड़ेंगे। आपकी एग्जिस्टिंग अगर कोई EMI चल रही है, कोई लोन चल रहे हैं, उन्हें ख़त्म करो, पैसा बचा के चलो। बट यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं यार हम रेंट पे ही रहें, घर अपना लें। एक घर आपके पास अपना होना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। क्योंकि आप एक कैलकुलेशन को समझो। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे रेंट पे ही रहना चाहिए। वो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको कि आपकी जॉब कहीं और जानी है, आपका बिजनेस स्टेबल नहीं है, तो ठीक है आप कुछ टाइम रेंट पे रह सकते हो। पर 30 लाख का घर 33, 36, 40 उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। कुछ सालों के बाद ना उसे पकड़ नहीं पाओगे। लोन जितने का लिया ठीक है, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, समझ आ रहा है, पर आपके घर की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि घर आपके पास अपना होना चाहिए। बट अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है, मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है कि अपना घर लें या रेंट पे रहें, और उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर करे हुए हैं। आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हो। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऑलरेडी है इस चैनल पर, थोड़ा सा टाइम आपको देने की जरूरत है। फाइनली मैं सारे पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपको ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए। कि पहली बात तो अगर आप लोन ले रहे हो घर का, तो टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता है, सबसे सस्ता होता है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस बोला मैंने, बहुत सारे इंश्योरेंस है, लोग कंफ्यूज करेंगे आपको कि इसके साथ सेविंग भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। अभी भाई टर्म चाहिए ना, समझ रहे हो, अभी वही चाहिए, जो चाहिए उसकी नीड है वो उसे पूरा करेंगे। 12 महीने की EMI का पैसा होना चाहिए जो आप अपनी मम्मी या बीवी के अकाउंट में डाल के छोड़ दो। 20% आपके पास होना चाहिए। डाउन पेमेंट का अगर नहीं है तो SIP करके आप उसे 3 साल में 5 साल में बहुत आसानी से पूरा कर सकते हो। 3 साल में हो जाएगा। अगर आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने वाले हो तो 3 साल के अंदर आप प्लान कर लो 20% और फिर घर ले लो। और स्टैम्प ड्यूटी के भी चार्जेस निकल जाएंगे जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर आप जब भी घर लेते हो तो वही हमारा 20% का पॉइंट था कि 20% आपका डाउन पेमेंट होना चाहिए। यहाँ पर बात थी मेरी कि अगर आप 10 से 15 साल एक घर में नहीं रहने वाले तो उस फिर घर को मत लेना, और मतलब वो आपको पसंद भी नहीं है फिर, है ना। एंड आपको ये समझना है कि आपकी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है तो आपको घर नहीं लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा था कि अगर घर लेना तो क्यों लेना है। एक एड ऑन पॉइंट भी दे दूं मैं आपको यहाँ पर, जब भी आप बैंक से होम लोन लेने जाते हो तो बैंक हमेशा आपको जो होम लोन का इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, वो RLLR के हिसाब से करता है, जो कि होता है रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। अब आपका जो ये रेपो रेट है ना, ये RBI डिसाइड करती है और हर 3 महीने में चेंज होता रहता है। तो हमेशा बैंक के साथ कंपेयर करना कि कौन से बैंक का सस्ता आपको होम लोन मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो भी बता देता हूँ कि आप जब होम लोन लेने जाते हो तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं होता आपसे। इंटरेस्ट तो आपको पता है इंटरेस्ट देना है, पर आपसे ना बैंक अपने हक से प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो ना, वो 1 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस के नाम का ले लेगा आपसे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक वाले हरामी लोग हैं, ये कितना भी ले लेते हैं, मतलब ये इनकी सूखी कमाई है, इस पर कोई बोलता नहीं, कोई देखता नहीं। लोगों को लगता है यार 1 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया, अब ये तो आ ही जाएगा। अब वहाँ पर वो बाद में आपको बताते हैं सर इसमें ना हम आपसे 1 लाख रुपए और चार्ज कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग फीस है। तो ये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे उस वक्त बंदा सोचता है चलो जो आ रहा है दे दो भाई, शुरू हो जाएगा। और ये 1 लाख रुपया आज आपको लग रहा है कुछ नहीं है, पर ये प्रोसेसिंग फीस आपसे वो ले रहे हैं। इस पर ना आप लड़ जाओ, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप लड़ जाओ। किस बात की भाई, किस चीज़ की? वो आप जितनी कम करा सकते हो ना डेफिनेटली कमाओ। इनफैक्ट एक चीज़ और बताऊँ, आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी लड़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम्पल है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आप होम लोन की बात करते हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम बात करें HDFC 8.4% पे दे रहा है, मैं यही ले लेता हूँ। बट आप थोड़ा सा लड़ जाते हो, आप कहते हो, आप लड़ने के बाद भी, जैसे आप आलू सब्जी के लिए नेगोशिएशन करते हो ना, आप एक्चुअल में बैंक जो आपको लोन बेच रहा है ना उसका कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार उन्हें ना लोन देने पे ना बहुत मोटी कमीशंस मिलती है। जो एजेंट्स होते हैं ना उनका एक अच्छा खासा परसेंटेज होता है, परसेंटेज 5-10 हज़ार रुपये नहीं, परसेंटेज होता है जो वो कमा रहे होते हैं जब आपको लोन दिलवा रहे होते हैं। तो लोन के लिए आपके पास पता है क्यों इतने फ़ोन आते हैं? क्यों आते हैं फ़ोन? लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। क्योंकि पैसा और कमाई मोटी है इसमें।
तो आप अगर लड़ जाते हो ना और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 20 पैसा कम करा देते हो, जस्ट सी दिस मैजिक, कि अगर आपने 20 पैसा कम करा दिया तो यहां पर आ रहा है 20,300 समथिंग। अब 20,300 को मत देखो, नीचे देखो, नीचे ये देखो कि आपका टोटल पेएबल, आपने जी 24 लाख का लोन लिया था, इसमें आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है ये 24 लाख से ऊपर का लग रहा है, लगभग 24,90,000 रुपए का लग रहा है। अगर आपने ये 20 पैसे नहीं, आपने फालतू, मतलब आपको लग रहा है कि चलो मैं दे देता हूं, आपने 20 पैसे फालतू दिए तो 24,90,000 कहां, और यहां पर देखो 25,60,000 कहां। तो आपका सिर्फ इस वीडियो को देखने से, ये 20 पैसा बचाने से, और ये हम 24 लाख के लोन की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे कुछ हजार रुपए बच गए, चलो 70,000 रुपए यहां पे सेव हो गए। पर भाई अगर ये एक जीरो ज्यादा होती ना तो वो 70,000 रुपए नहीं होते, वहां पे लाखों में बात पहुंच जाएगी। सो ये वीडियो से अगर लाखों रुपया बचता है ना तो मेरा वीडियो बनाना ना वसूल हो गया। सो मैंने आपको बोला नेगोशिएट आप कर सकते हो यार, आपका हक है नेगोशिएट करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी और प्रोसेसिंग फीस पे भी। हिडन चार्जेस क्या क्या है पूछ लो, कि भैया ईएमआई बाउंस हो गई तो क्या चार्जेस लोगे, चार्ज लगते हैं हर चीज के, ये सब पूछ लो पहले। आप लोन ले रहे हो, बैंक का बिजनेस है, वो कमा रहा है, वो एहसान नहीं कर रहा आप पे लोन देने पे, वो इंटरेस्ट कमा रहा है। क्योंकि वो इंटरेस्ट कमा रहा है, आपका हक बनता है हक से पूछो। ओके, आई होप इट वॉज अ वैल्यूबल वीडियो फॉर यू, एंड अगर आपको वैल्यूबल लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एसआईपी कराना चाहते हैं, जैसे हमने एसआईपी की बात करी थी, सो एसआईपी के लिए आप अपस्टॉक्स को चूज कर सकते हो। अपस्टॉक्स इंडिया का एक लीडिंग ब्रोकर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप यहाँ पर डिस्कवर पर क्लिक करके बहुत सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हो। आपको जो म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है आपके एनालिसिस के बाद, उसमें आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। अब वो चाहे 500 रुपए महीने की हो, चाहे 5,000 रुपए महीने की हो, और आप अपना पैसे को ग्रो कर सकते हो अगर आप एक राइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। और इनफैक्ट आप अपस्टॉक्स के ऊपर रेफर एंड अर्न के थ्रू भी कमा सकते हो। तो आपको सिर्फ अपस्टॉक्स पर अपना अकाउंट खुलवाना है, और रेफर एंड अर्न पे जाके अगर आप अपना लिंक किसी भी फ्रेंड को भेज दोगे तो वो भी अपस्टॉक्स पर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, एंड वो भी पैसा कमा सकता है और आपको भी रेफर एंड अर्न के पैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। सो अपस्टॉक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप दिस वाज अ वैल्यूएबल वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और इंस्टा और एफबी पे हमें फॉलो करना मत भूलना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till the time, you go self-made.